हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इलास्टिसिटी कांस्टेंट मैंने बताए हुए हैं आपको। इलास्टिसिटी कांस्टेंट हमारे तीन हैं। एक तो बताया था मैंने यंग मॉडुलस, एक बताया था मैंने बल्क मॉडुलस, थर्ड की बात कर रहा हूं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आप इसको नोट कर लें साथ साथ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं इसको ईटा से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन इट वी चेंज द शेप बट नॉट वॉल्यूम। इसमें हम बॉडी की शेप बदलते हैं लेकिन इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इट इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स। केवल सॉलिड में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा बच्चों, गैसेज और लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती, ठीक है ना। द लोअर फेस इज फिक्स। ये जरा फिगर बनाइए आप, ये कोई क्यूबिकल वेसल है मान जाइए आप, ये वाला। लोअर फेस इज फिक्स। ये वाला फेस तो मान लो फिक्स, मान लो फिक्स्ड, एंड टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर फेस। ऊपर वाले फेस पर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है। जरा ध्यान से सुनना, ये वाला फेस फिक्स है, जैसे ही अपर फेस पर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी हर एक लेयर, जैसे ये कॉर्नर तो आ गया यहां पर, ये कॉर्नर आ गया यहां पर, तो गौर से सुनना बच्चों, ये कॉर्नर आ गया यहां पर, यहां पर ये कॉर्नर आ गया यहां पर, शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखो, ध्यान से सुनो। लोअर फेस इज फिक्स एंड अपर टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर फेस। तो इसकी हर एक लेयर, हर एक दीवार एंगल से शियर हो जाएगी। इस तरह से ये वाली जो वॉल है ना, ये वाली वॉल, ध्यान से देखो जरा, ये वाली जो वॉल है, ये वॉल आ गई यहां पर, तो इसका मतलब ये वाला कॉर्नर तो आया यहां पर बच्चों, ये आ गया यहां पर, तो इसका मतलब ये वाली जो दीवार है वॉल, ये दीवार यहां पर आ गई, तो ये कितने एंगल से, थीटा एंगल से क्या कर गई, शियर। हर एक लेयर, ईच लेयर ऑफ दिस क्यूबिकल वेसल शियर्ड बाय एंगल थीटा, ठीक है ना। एंगल ऑफ शियर क्या होगा, ये तो इनिशियल पोजीशन है, और इस वॉल की ये कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन तो इस वॉल की फाइनल पोजीशन है, और ये वॉल ये इनिशियल पोजीशन से ये वाली फाइनल पोजीशन, ठीक है नहीं। एंगल ऑफ शियर बराबर होगा डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ शियर और शियरिंग स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एंगल ऑफ शियर और शियरिंग स्ट्रेन। इस फिगर को आप बना लें, और जिस फेस पर फोर्स अप्लाई किया है उस फेस का एरिया कितना होगा। एरिया क्यूबिकल वेसल बोल रहा हूं मैं, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड सेम है, तो इस फेस का, अपर फेस का एरिया कितना होगा। ये साइड L है, ये भी साइड L और ये भी साइड L, तो इस अपर फेस का एरिया कितना हो गया, ये L और ये L, अपर फेस का एरिया हो गया L स्क्वायर। क्लियर है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस फिर से समझ लो एक बार और। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इन इट वी चेंज द शेप ऑफ बॉडी बट नॉट वॉल्यूम।
It is possible only in solids. The lower face is fixed and tangential force is applied on the upper face. Tangential force lower face तो क्या है, फिक्स है, और टेंजेंशियल फोर्स कहां पर लगाया है हमने, ऊपर वाले सिरे पर. Then each layer of this vessel sheared by angle theta. हर एक लेयर इसकी कितने एंगल से शेयर हो जाएगी, थीटा एंगल से. इस एंगल को बोलते हैं हम, इस एंगल को बोलते हैं हम क्या, एंगल ऑफ शियर और शियरिंग स्ट्रेन. फिगर बना लिया होगा, मैंने यही फिगर यहां बनाया हुआ है, बना लें आप. जिस फेस पर फोर्स लगाया है हमने, लोअर फेस तो फिक्स है, अपर फेस पर फोर्स लगाया है. ये फोर्स जिस फेस पर लगाया है उस फेस का एरिया, क्योंकि ये वेसल क्यूबिकल वेसल है, ये वाली साइड L, ये साइड L, ये L. तो इस अपर फेस का एरिया कितना होगा ऊपर वाले फेस का, ऊपर वाले फेस का एरिया हो गया L इंटू L. एरिया हो जाएगा इसका ऊपर वाले फेस का AL स्क्वायर. क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है. क्या बोल दिया है आपने, यहां पर लोअर फेस तो फिक्स है, अपर फेस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया है. ऑन अप्लाइंग द फोर्स ऑन अपर फेस सो दैट ऑल द लेयर्स आर शियर्ड बाय एंगल थीटा. हर एक लेयर कितने एंगल से शियर हो जाएगी, थीटा एंगल से. तो यहां पर शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू होगा अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड. यहां पर एरिया कौन से फेस का लेंगे हम, शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, और ये एरिया उस सरफेस का लेते हैं जिस सरफेस पर हमने ये फोर्स अप्लाई किया है. तो इस शियरिंग स्ट्रेस की जगह पर F अपॉन A, तो ये वाला तो फोर्स लेंगे हम F अपॉन एरिया उस फेस का जिस फेस पर ये फोर्स आपने अप्लाई किया है. ये फोर्स आपने इस वाले ऊपर वाले फेस पर अप्लाई किया है. तो अपर फेस का एरिया कितना हुआ, क्यूबिकल वेसल है तो ये वाली साइड L और ये भी L. तो इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, इस फेस का एरिया हो जाएगा L स्क्वायर. ये तो हो गया क्या, शियरिंग स्ट्रेस. अब बात कर रहा हूं शियरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर. शियरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर. एंगल ऑफ शियरिंग स्ट्रेन को हम एंगल ऑफ शियर भी बोलते हैं बच्चों. ये एंगल ऑफ शियर है थीटा. तो यहां पर थीटा कितना होगा, एंगल इक्वल टू होता है डिस्प्लेस्ड पोजीशन स्मॉल l अपॉन ओरिजिनल पोजीशन कैपिटल L. एंगल इक्वल टू वैसे भी जानते हैं आप आर्क अपॉन रेडियस होता है. भाई इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए डिस्प्लेस्ड पोजीशन तो ये है ना, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस मानेंगे हम इस एंगल के लिए. इस एंगल के लिए इसको तो माना जाएगा आर्क और इसको माना जाएगा रेडियस. तो एंगल इक्वल टू डिस्प्लेस्ड पोजीशन स्मॉल l अपॉन ओरिजिनल पोजीशन कैपिटल L. तो शियरिंग स्ट्रेन और एंगल ऑफ शियर इक्वल टू हो गया डिस्प्लेस्ड पोजीशन कितनी है, स्मॉल l. इस एंगल के लिए ये डिस्टेंस को हम आर्क कहेंगे और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस. तो एंगल ऑफ शियर हो गया थीटा इक्वल टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L. मैं बात कर रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रिजिडिटी कोएफिशिएंट कह सकते हैं हम इसको. सो ईटा इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया. जरा देखें जरा ध्यान से, यहां पर शियरिंग स्ट्रेस कितना है, फोर्स अपॉन एरिया. तो एरिया तो हम उस फेस का लेंगे ना जिस फेस पर फोर्स, जिस फेस पर हमने फोर्स ये अप्लाई किया है, अपॉन L स्क्वायर. शियरिंग स्ट्रेन ये रही, शियरिंग स्ट्रेस ये रहा. क्लियर. कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस को F अपॉन A अपॉन स्ट्रेन को मैंने लिख दिया थीटा. F अपॉन A और थीटा की जगह पर स्मॉल l अपॉन कैपिटल L. इस थीटा की जगह पर स्मॉल l अपॉन कैपिटल लिखोगे, l लिखोगे तो कैपिटल L ऊपर पहुंच जाएगा बच्चों. F इंटू L अपॉन A इंटू स्मॉल l. इस एक ही जगह पर क्या लिख दें, तो देखो फॉर्मूला F अपॉन A तो ऐसे ही लिख दिया मैंने. ये ओरिजिनल लेंथ, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, इज इक्वल टू F इंटू L. एरिया की जगह पर लिखा है मैंने देखो L स्क्वायर. L स्क्वायर क्यों लिखा है ये मैंने, क्योंकि ये एरिया उस प्लेन का लेंगे जिस फेस पर फोर्स हमने अप्लाई किया है. तो F इंटू कैपिटल L अपॉन एरिया की जगह पर लिख दिया हमने L स्क्वायर इंटू डिस्प्लेस्ड पोजीशन स्मॉल l है. कैपिटल L से एक कैपिटल L कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर F अपॉन
ओरिजिनल पोजीशन एल कैपिटल एल इंटू डिस्प्लेस्ड पोजीशन स्मॉल एल। क्लियर है? कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन इनिशियल पोजीशन कैपिटल एल है और डिस्प्लेस्ड पोजीशन स्मॉल एल है। ठीक है, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये भी। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। पहले इस फिगर को बनाओ बच्चों आप। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। ध्यान से सुनो, विशेष ध्यान से सुनिएगा। ये कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, पहले इस फिगर को बनाइए आप। ये कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, ये सिलेंडर है, देखो ध्यान से मैं बना रहा हूं इसको, इसी के ऊपर मैं अलग से कहोगे अलग से बना दूंगा। सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है ना। और इसका ये वाला एंड, ये वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा फिक्स है। जैसे हम इसको सिलिंड्रिकल वेसल मान लें, हम इसको, ये वाला एंड ऊपर वाला फेस फिक्स है, या इसको कहो ये अपर फेस है, ये वाला जो फेस देख रहे हैं ना, ये वाला फेस, ये फेस फिक्स है, ठीक है ना। और इस लोअर फेस को पकड़ा हमने इस तरह से, यहां से, और इसको इस तरह से ट्विस्ट किया। ऊपर वाला फेस तो फिक्स है, तो नीचे वाला फेस को जैसे हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना। तो इस पोजीशन को बनाइए आप। ये वाला फेस तो फिक्स हो गया बच्चों, ऊपर वाला, तो ये वाला फेस फिक्स है ये, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, इस सेंटर के करस्पॉन्डिंग रिम पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये ए। इस पॉइंट को नाम डाला है मैंने ए, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। सेंटर के करस्पॉन्डिंग लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके सेंटर पर। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है मैंने इसके सेंटर पर, मतलब इसके सेंटर से यहां सेंटर पर, इसके अंदर होकर के, ठीक है ना। जैसे पेन में रिपिल पड़ी होती है ना, एक तरह से मान लो आप, ये सेंटर टू सेंटर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रिम पर एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रिम पर यहां पर एक पॉइंट है, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। अब इस एंड को हमने पकड़ा और इस तरह से हमने इसको, इस तरह से हमने इसको ट्विस्ट किया, ऐसे ऐसे हमने इस वाले एंड को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, इस तरह से घुमाया हमने, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखिएगा, जैसे ही हम इसको इस तरह से इधर से ऐसे ट्विस्ट करेंगे, हम इस तरह से हम मरोड़ दें, इस तरह से हम ऐसे ट्विस्ट कर दें, तो क्या होगा देखो, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये वाला एंड तो फिक्स है, तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स हुआ। अब जैसे ही हम इस वाले एंड को हम इस तरह से हम ट्विस्ट करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ना, इस नीचे वाली रिम पर, ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया। ये सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस, ये वाली रेडियस कहलाएगी, ये कहलाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट। देखो मैं फिगर बड़ा सा बना रहा हूं यहां पर, ये कोई मान लो सिलिंड्रिकल वेसल है, जरा गौर से देखना आप ध्यान से, और इसका लोअर एंड ये रहा, आप इस फिगर को बना लीजिए आप, और इसका सेंटर, इस सेंटर के करस्पॉन्डिंग लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है यहां पर, ठीक है ना। और इसकी रिम पर एक पॉइंट लिया है मैंने, ये वाला, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहां पर लोअर फेस पर, इस जगह पर, यहां पर देखो जरा गौर से, सेंटर के करस्पॉन्डिंग तो इसके सेंटर पर ये लाइन है, और इस रिम पर, इस वाले सिलिंड्रिकल वेसल के रिम पर ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया है ए, ठीक है। और ये वाला जो एंड है ना पूरा, ये वाला सिरा पूरा फिक्स है, फिक्स्ड है, तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स रहेगा आपका, ठीक है ना। इसके करस्पॉन्डिंग इस नीचे वाले एंड पर यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम डाल दिया बी, और इस वाले लोअर एंड को हमने इस तरह से ट्विस्ट कर दिया, ऐसे ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, मरोड़ दिया, ऐसे कहिए आप। तो जैसे ही हम इसको ट्विस्ट इस तरह से नीचे से ट्विस्ट हम ऐसे करेंगे, सोचो अपने दिमाग से, इस वाले ऐसे समझ के चलो आप,
जैसे ये तो सेंट्रल वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो दिख रहा है ना, देखो ये वाला पॉइंट सेंटर पॉइंट है, और नीचे सेंटर पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला सेंटर पॉइंट। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के करॉस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ कर दे इसके अंदर होकर के ऐसे सेंटर तक, तो ये वाली लाइन ही तो आएगी बच्चों, ये वाली लाइन, यहां पर तो लाइन यही वाली ड्रॉ करके आएगी, ये वाली, ठीक है ना। और इसकी रिम पर, इस वायर के रिम पर यहां पर कोई पॉइंट है, इस जगह पर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग पॉइंट नीचे वाले पॉइंट पर यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला आएगा। इसके इस पॉइंट के जस्ट नीचे यहां पर ये पॉइंट आएगा, इसके करॉस्पॉन्डिंग नीचे डाउनवर्ड इस वाले लोअर फेस पर ये पॉइंट आएगा। देखो ध्यान से, क्लियर है ना ये बात। अब जब हम इसको, इस वायर को हम इस तरह से ट्विस्ट करें ऐसे, क्योंकि ये सारा तो फिक्स है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो तो फिक्स है, हो गया। और लोअर एंड को, इस लोअर एंड पर हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इस तरह से घुमाया हमने इसको इस तरह से जब घुमाएंगे हम ऐसे घुमाएंगे बच्चों, तो एक्चुअल में कंडीशन क्या होगी, देखो इनिशियल पॉइंट, इनिशियली तो इसके करॉस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, जब हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट शिफ्ट होकर के यहां आ गया। तो एक तरह से जरा अगर ध्यान दें आप इस बात पर, जरा गौर से देखो ध्यान से इसको, इस पॉइंट के करॉस्पॉन्डिंग तो नीचे वाला पॉइंट ये है। जब हमने इसको इस तरह से ट्विस्ट किया तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया यहां पर, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है, तो इनिशियल पोजीशन तो ये है और इस पॉइंट की फाइनल पोजीशन ये है। तो ये वाली जो लाइन है अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल से इधर घूम गई, इस एंगल को बोलते हैं, इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ शियर। और ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर शिफ्ट हुआ है, तो सेंटर से ये वाला जो एंगल होगा यहां से इसके बीच में, यहां पर जो एंगल देख रहे हैं आप, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट कहलाएगा और ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ शियर। ध्यान से देख लो। और इस पॉइंट को अब यहां पर देखो जरा गौर से, जैसे ही हम लोअर एंड को ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो इस पॉइंट के, ये वाला जो पॉइंट है इसके करॉस्पॉन्डिंग जो पॉइंट यहां पर देख रहे हैं आप, जैसे ही हमने इसको ट्विस्ट किया तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। तो ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से ये पॉइंट बी और ये पॉइंट पहुंच गया, यहां पर मैंने इसको डाल दिया बी डैश। तो जरा गौर से देखना, इनिशियली ये वाली लाइन यहां पर थी, अब ये वाली लाइन जब हमने इस वायर के लोअर फेस को ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा करके ट्विस्ट किया तो ये वाली लाइन शिफ्ट हो गई यहां पर। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ शियर। और इस पॉइंट के करॉस्पॉन्डिंग इसके सेंटर से रिम तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। तो ये भी रेडियस ही है। तो ये पॉइंट बी से चल करके कहां पर पहुंच गया, ट्विस्ट जैसे ही हमने इस वायर को ऐसे ट्विस्ट किया तो ये पॉइंट इस रिम पर जो लोअर पॉइंट है बी शिफ्ट हो गया बी डैश पर। तो ये जो सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन है रिम तक, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस फिगर को आप बना लो, बना लेंगे बच्चों। ये वाला फिगर, यही वाला फिगर मैंने यहां बना दिया है। अब जरा गौर से देखो इस वाले डायग्राम को, इतने वाले पार्ट को, इस वाले डायग्राम को मैंने इसमें से निकालकर, इस वाले डायग्राम को निकाल करके मैंने यहां बना दिया। एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये अपर पॉइंट है और ये लोअर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सी मान लो आप इसको, ठीक है ना। इसकी रिम पर ए पॉइंट के करॉस्पॉन्डिंग लोअर एंड पर कौन सा पॉइंट है, बी। जब लोअर एंड को टेंजेंशियल फोर्स लगा करके ट्विस्ट करते हैं हम, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो ट्विस्ट हो गया कितने एंगल से, थीटा एंगल से। लेकिन ये जो लाइन है जो इस फेस के इनिशियली परपेंडिकुलर थी, ये वाली लाइन, ये कितने एंगल से, फाई एंगल से क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। यहां से ये पॉइंट चल करके शिफ्ट यहां हुआ, तो ये वाली लाइन शिफ्ट हो गई यहां पर,
इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ शियर। और इस वाले फिगर को, इतना वाला पार्ट देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला फिगर, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा इसमें से काट करके मैंने ये वाला पार्ट मैंने काट करके यहां पर बना दिया है। तो ये पॉइंट तो बी, ये पॉइंट बी डैश, बी डैश पर शिफ्ट हुआ, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ शियर। और इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन बी पर थी, ये वाली लाइन, ये शिफ्ट हो गई ए से बी डैश पर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये कितने एंगल से ट्विस्ट, मतलब शिफ्ट हुई, 5 एंगल से। इस एंगल को बोलते हैं हम क्या बेटा, एंगल ऑफ शियर। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ शियर, और इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और ये एंगल ऑफ शियर। एक रिलेशन जानते हो आप, अगर हम इस एंगल ऑफ ट्विस्ट को निकालें, हम इस वाले फिगर में से, देखो इस वाले फिगर में से, इस एंगल के लिए इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इस वाले डिस्टेंस को बोलेंगे आर्क, और इस एंगल के लिए ये डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस। इस एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए इसको बोलेंगे आर्क, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट बराबर आर्क बी बी डैश अपॉन रेडियस आर। ये बात क्लियर है। और इसमें इस एंगल को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस क्या है इसकी, इस वायर की लंबाई क्या लाएगी, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो एल है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये भी डिस्टेंस मेरे बच्चे एल होगी। तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, आर्क, और इस डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस। तो एंगल ऑफ शियर फाई बराबर आर्क बी बी डैश अपॉन इस डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस एल। तो फाई बराबर बी बी डैश अपॉन एल। तो यहां से इस वाले रिलेशन से जरा गौर से देखो, बी बी डैश इक्वल टू थीटा इंटू आर, और यहां पर फाई बराबर बी बी डैश अपॉन एल। इस रिलेशन से बी बी डैश इक्वल टू फाई इंटू एल। ये आर्क और ये आर्क दोनों बराबर हैं, ये साइड बराबर इस साइड की होगी। देन एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटू रेडियस इक्वल टू एंगल ऑफ शियर इंटू लेंथ ऑफ वायर। थीटा इंटू आर इक्वल टू फाई इंटू एल। इन दिस रिलेशन theta is angle of twist, phi is angle of shear, and r is radius of cylindrical wire, and l is length. क्लियर है? 100% क्लियर है? फिर से देख लो, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ shear, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ shear। ये कोई सिलिंड्रिकल वायर है मेरे बच्चे, सिलिंड्रिकल वायर का अपर एंड इज फिक्स, ऊपर वाला सिरा फिक्स है, ये वाला, दिस एंड इज फिक्स, ये वाला सिरा इसका फिक्स है, ठीक है ना। और लोअर एंड पर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके इसको ट्विस्ट किया है, जिसकी वजह से पॉइंट बी शिफ्ट हो गया, कहां पर, बी डैश पर। तो ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ शियर। When a cylindrical wire of length L and radius R is fixed at one end, ऊपर वाला सिरा इसका फिक्स है। कोई सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी लंबाई L और रेडियस R and upper end is fixed and the tangential force is applied at the lower end, then the cylinder gets twisted up. सिलेंडर क्या कर जाएगा, ट्विस्ट करेगा। ट्विस्टेड अप का मतलब एंगल क्या कर गया, हमने लोअर एंड पर टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगाया और सिलेंडर को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। हियर फाई इन दिस रिलेशन, इन दिस फिगर, फाई इज एंगल ऑफ शियर एंड थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस वाले फिगर को, इस फिगर को मैंने इसमें से निकाल के अलग बना दिया है। तो यहां पर इस फिगर में से जरा गौर से देखें अगर, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, बी बी डैश अपॉन आर, तो बी बी डैश इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है ना। एंड एंगल ऑफ शियर आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है, बी बी डैश अपॉन रेडियस को क्या बोलेंगे, एल, रेडियस बोलेंगे, तो बी बी डैश इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू एल, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये साइड बराबर इस साइड के है, तो ये साइड बराबर होगी इस साइड की, तो थीटा इंटू आर इज इक्वल टू फाई इंटू एल। यहां पर थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, यहां पर एंगल ऑफ शियर, आर रेडियस है सिलिंड्रिकल वेसल की, और एल क्या है उसकी लंबाई, लेंथ।
थीटा इंटू आर इक्वल टू फाइव इंटू एल। यहां पर जरा गौर से देखें, दोनों का प्रोडक्ट थीटा इंटू आर इक्वल टू फाइव इंटू एल। हियर एल इज ग्रेटर देन आर, एल इज ग्रेटर देन आर, सो फाइव इज लेस देन थीटा। भाई अगर आर कम है तो थीटा ज्यादा होगा, लंबाई ज्यादा है तो फाइव की वैल्यू कम होगी, सिंपल सी बात है। लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि जैसे ही सिलिंड्रिकल वेसल पर, इस सिलिंड्रिकल वेसल पर जैसे ही हम टेंजेंशियल फोर्स ट्विस्ट करने के लिए टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तुरंत इस सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन द वायर ऑन ट्विस्टिंग इट। जैसे ही वायर को हम ट्विस्ट करते हैं तो तुरंत इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। जैसे तुमने देखा हो, कोई भी वायर है, किसी वायर को हम ट्विस्ट करें, सोचो जरा दिमाग से, मैंने अपने हाथ को एक सिलेंडर मान ले रहा हूं, इसको हम जैसे हम ऐसे ट्विस्ट करें तो इसके अंदर जैसे हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो जैसे ही फोर्स हम अप्लाई करेंगे तुरंत इस पर जो अप्लाइड फोर्स है तो इसके अंदर, इस वायर के अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाइड फोर्स का क्या करेगा, अपोज। उस फोर्स को बोलते हैं हम, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर ट्विस्ट कर रहे हो तो रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट होगा। द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन द वायर ऑन ट्विस्टिंग इट, इट इज गिवन बाय द रिलेशन। रीस्टोरिंग टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ से, और इसके लिए रिलेशन होता है पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12 इंटू थीटा इजिकल टू सी इंटू थीटा। सी लिख दिया है मैंने किसकी जगह पर मेरे बच्चे, पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12। रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, टॉर्क बराबर होता है सी इंटू थीटा। इस सी को बोलते हैं रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट। सी के लिए फॉर्मूला होता है पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12, और यहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। जैसे ही वायर को ट्विस्ट करेंगे, जैसे ही वायर को ट्विस्ट किया जाता है तुरंत उस वायर के अंदर एक इंटरनल टॉर्क डेवलप होता है, उस इंटरनल टॉर्क को बोला जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क। तुमने देखा हो किसी वायर को इस तरह से ऐंठ दो और घुमा करके छोड़ दो, जैसे ही ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो तुरंत उसके अंदर जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आया है ना, जनरेट हुआ है, और आपने उसको छोड़ दिया, अप्लाइड फोर्स हम रिव्यू कर दें, हटा दें, तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। किसके कारण, रीस्टोरिंग टॉर्क के कारण। सो द रीस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन द वायर ऑन ट्विस्टिंग इट इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12 इंटू थीटा। ये पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12, इसकी ये जो लिखा गया है इसको बोलते हैं हम रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट, और इसको डिनोट किया जाता है सी से। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 12 इंटू थीटा, और इतने की जगह पर लिख दिया है मैंने सी, वेयर सी इज कॉल्ड रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट। टॉर्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, टॉर्क नहीं है बेटा, ईटा है, ये ईटा है। जरा गौर से देखा बच्चों, इसको सही कर लें आप इसको। इन दिस रिलेशन सी को बोलते हैं बच्चों रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट, और इसे बोलते हैं ईटा। ईटा का सिंबल है बच्चों, सही कर लो इसे, ईटा। इसको ईटा को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है ना, एंड आर इज रेडियस ऑफ द वायर, एंड एल क्या है, लेंथ है वायर की। नोट कर लीजिए आप इसको, यहां पर ये ईटा है, ईटा क्या है, इसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इस सी को बोलते हैं रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट रेडियन ट्विस्ट, और इस सी को हम टॉर्सनल रिजिडिटी भी कहते हैं। क्या बेटा, टॉर्सनल रिजिडिटी।
टॉर्सनल रिजिडिटी भी कहते हैं इस ईटा को, सी को हम और क्या बोलते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी, और बोलते हैं इसको रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट रेडियन टेस्ट। यहां पर ये ईटा लिखा हुआ है, सही कर लेना इसे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, आर इज रेडियस एंड एल इज लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे पॉइजन रेशियो, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। इफ द लोड इज अप्लाइड ऑन ए वायर, if the load is applied, wire is elongated longitudinally but compressed laterally। इस लाइन को, सिंपल सी लाइन है, जब किसी वायर पर हम लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जैसे ये कोई सिलिंड्रिकल वायर है बच्चों, ये कोई वायर है ये, इफ द लोड इज अप्लाइड, लोड मींस इस वायर पर अगर हम कोई फोर्स लगा दें, जैसे वेट सस्पेंडेड हमने करा दिया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन में एलोंगेटेड का मतलब इसकी लंबाई, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन में तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन फोर्स के लेटरली का मतलब उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या बेटा, कंप्रेस्ड लेटरली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एलोंगेटेड का मतलब फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगी और फोर्स के लेटरली, फोर्स इधर और फोर्स के परपेंडिकुलर को बोलते हैं लेटरली वायर क्या होगा, कंप्रेस होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब फोर्स लगाओगे वायर पर, वेट सस्पेंडेड करोगे या फोर्स अप्लाई करो, तो वायर फोर्स की डायरेक्शन में तो लंबाई बढ़ेगी उसकी, लेकिन फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी थिकनेस घटेगी, मोटाई घटेगी, उसका डायमीटर घटेगा। ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को डिनोट करते हैं अल्फा से, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड लेटरल स्ट्रेन को डिनोट करते हैं बीटा से, और बीटा बराबर होता है माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। तो पॉइजन रेशियो क्या हो गया मेरे बच्चे, पॉइजन रेशियो, इसको पॉइजन नहीं पढ़ते, पॉइजन रेशियो पढ़ते हैं इसको, नॉट पॉइजन। पॉइजन नहीं है ये, पॉइजन वो तो जहर होता है, POISION, पॉइजन मेरे बच्चे, POISION वो पॉइजन जहर होता है, ये POISSON ये पॉइजन नाम है साइंटिस्ट का। पॉइजन रेशियो सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है ना। अगर किसी वायर पर हम फोर्स लगा दें तो फोर्स की डायरेक्शन में तो एलोंगेट होता है, ये एलोंगेट का मतलब लंबाई बढ़ती है, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी डायमीटर घटती है। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एंड लेटरल स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। यहां पर माइनस लगाया हुआ है, इसका मतलब लंबाई अगर बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा। जैसे कोई वायर है, वायर पर फोर्स हमने लगा दिया, तो फोर्स लगाने से लेंथ तो बढ़ गई, तो वायर पतला भी तो हो जाएगा, डायमीटर घटेगी। तो यहां पर माइनस साइन ये बता रहा है, इस जगह पर जो माइनस लगाया है ना आपने, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि लेंथ अगर बढ़ती है, लेंथ अगर बढ़ेगी तो डायमीटर घटेगा। माइनस साइन ये बता रहा है यहां पर। सो पॉइजन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा। पॉइजन रेशियो is the ratio, it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, beta upon alpha. It has no unit. Sigma is equal to beta upon alpha. Beta is equal to होता है minus change in diameter upon original diameter upon change in length upon original length. तो sigma is equal to हो गया minus change in diameter upon original diameter into ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है। क्लियर है। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट इफ द लेंथ इंक्रीजेस देन द रेडियाई और रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीजेस, बट द वॉल्यूम ऑफ वायर डज नॉट चेंज। लेकिन वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वायर पर फोर्स लगाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, डायमीटर घट गया, बट वॉल्यूम ऑफ वायर डज नॉट चेंज। वॉल्यूम ऑफ वायर के लिए रिलेशन क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू
क्योंकि वायर क्या है, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वायर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। जैसे ही वायर पर फोर्स लगाएंगे लेंथ तो बढ़ जाएगी, रेडियस घटेगी। ये तो इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम। रेडियस मान लो घट गई उसकी r माइनस डेल्टा आर, डेल्टा आर रेडियस में चेंज है, डिक्रीज इन रेडियस डेल्टा आर, और डेल्टा एल चेंज इन इंक्रीज इन लेंथ। तो देखो जरा इनिशियल वॉल्यूम क्या है उसका, पाई आर स्क्वायर एल। मैं यहां पर अलग से लिखे दे रहा हूं मेरे बच्चे, इनिशियल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, एल इनिशियल लेंथ है, मान जाओ यहां पर, या कैपिटल एल लिख लो इसे, ये लो, ठीक है ना, इक्वल टू, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया। फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, मान लो रेडियस पहले आर थी, अब वायर को जब लंबाई बढ़ाओगे तो रेडियस घटेगी, आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर हो रहा है। लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, वॉल्यूम हो गया ये, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू सेम, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखो, देखो पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू पाई, इसमें से आर कॉमन ले लूं, इसमें से आर कॉमन लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें से एल कॉमन ले रहा हूं कैपिटल एल, तो यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस डेल्टा आर अपॉन आर का स्क्वायर, और यहां से बचेगा 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। क्लियर है ये बात। जरा गौर से देखो, इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचेगा 1 इक्वल टू, ये क्या है 1 माइनस, इसको पावर को मैं नीचे ला रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम से, डेल्टा आर अपॉन आर, ये 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। ब्रैकेट तोड़ रहा हूं इधर से, देखो जरा गौर से, 1 इंटू 1 1 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूं माइनस 2 डेल्टा आर अपॉन आर, इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूं माइनस 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। दिस वैल्यू इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये वाला टर्म जरा गौर से देखो, दिस टर्म इज कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि डेल्टा आर अपॉन आर बहुत छोटी वैल्यू है, डेल्टा एल अपॉन एल भी बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई छोटी वैल्यू से करेंगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, देन दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड। ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो ये क्या बचा, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, डेल्टा आर अपॉन आर, तो जरा मैं इसको लिख रहा हूं, देखो डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल टू 1/2। ये बात क्लियर है मेरे ख्याल से। ये तो बीटा हो गया बच्चों, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर इसको लिख सकते हैं हम चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको लिख सकता हूं मैं बीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं अल्फा इज इक्वल टू 0.5। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, मैक्सिमम थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो सिग्मा इज इक्वल टू 0.5। ये बात मैंने देखो यहां पर समझा दिया है आपको, आप नोट कर लें इसे। इनिशियल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एल, फाइनल वॉल्यूम पाई आर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि ये तो इनिशियल रेडियस है आर, इनिशियल रेडियस आर है, इनिशियल लेंथ है एल। वायर को जब खींचा तो लेंथ तो बढ़ करके एल से हो गई एल प्लस डेल्टा एल, और रेडियस हो गई घट करके आर माइनस डेल्टा आर, और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर हो रहा है, इज इक्वल टू सेम, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो जरा गौर से देखो, पाई आर स्क्वायर एल, तो ये लिख दिया मैंने, ये पाई, इसमें से आर कॉमन लिया बाहर, आर स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें से एल कॉमन लिया तो एल बाहर आएगा, तो यहां से क्या बचा, आर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बाहर आएगा ना साथ। तो भाई यहां से आर को जब बाहर कॉमन लोगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से लोगे एल, ये आ गया, तो यहां से तो आर कॉमन आया, आर अपॉन आर तो 1 बचेगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर और इसका होल स्क्वायर, यहां से एल कॉमन ले लिया है आपने यहां पर, तो यहां पर क्या बचेगा, एल अपॉन एल तो 1 हो गया, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल,
यहां तक ये पॉइंट क्लियर है। देखो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, इस वाले टर्म को मैंने फिर से लिख दिया है बच्चों यहां पर, तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया। चेक कर लो आराम से, तसल्ली से। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, तो यहां क्या बचेगा मेरे बच्चे, 1 इक्वल टू ये क्या है 1, और इस पावर को मैंने देखो इस पावर को मैंने यहां पर उतार दिया है, इस पावर का मल्टीप्लाई यहां पर किया है बाइनोमियल थ्योरम से। किससे? बाइनोमियल थ्योरम, पहले बता चुका हूं। 2 डेल्टा आर अपॉन आर, इस पावर को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया है फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, लिख सकते हो यहां पर फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना मेरे बच्चे, नोट कर लें आप इसे। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब एक काम कर लो, इन दोनों ब्रैकेट को ब्रेक करो आप। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई मैंने 1 से कर दिया पहले, ये आ गई। इसका मल्टीप्लाई मैंने ये इससे किया है तो ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये वैल्यू ये आई। तो जरा गौर से देख लो, दिस वैल्यू इज वेरी लेस देन 1, सो दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड हियर। तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल को क्या कर दिया है, नेग्लेक्टेड। इसको तो नेग्लेक्ट कर दो बच्चों, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। तो अब ये क्या बचा, इस वाले टर्म को इक्वल से इस वाले टर्म को इधर लिया। क्लियर है? 2 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? क्लियर? अब मैं इस वाले टर्म को देखो, डेल्टा आर अपॉन आर और डेल्टा इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। 2 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन इस डेल्टा एल अपॉन एल को नीचे ला रहा हूं, डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू इस 2 को नीचे ले जा रहा हूं इधर 1/2। ये तो मेरे ख्याल से क्या बन गया, लेटरल स्ट्रेन, और ये है कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लिख दिया है यहां पर। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही है। अरे भाई इस एल को मैंने ऊपर लिख दिया, यहां पर क्या फर्क पड़ रहा है। और ये किसके बराबर है, पॉइजन रेशियो पूरा कंप्लीट इक्वल टू 0.5 इक्वल टू क्या है, पॉइजन रेशियो सिग्मा। इट इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो की थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू, पॉइजन रेशियो की थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0.5। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है बच्चों का। पॉइजन रेशियो की थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0.5। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, ठीक से समझ लो इसे, और 1-2 बार इसको सॉल्व करके देख लो आप इसे। पॉइजन रेशियो, इफ द लोड इज अप्लाइड ऑन द वायर देन वायर इज एलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडिनली बट कंप्रेस्ड लेटरली। फोर्स की डायरेक्शन में तो लंबाई बढ़ेगी और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेस होगा, इट मींस इसकी डायमीटर घटेगी। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको अल्फा से शो करते हैं। लेटरल स्ट्रेन बीटा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। यहां पर माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो डायमीटर डिक्रीज होगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इट हैज नो यूनिट। तो बीटा की जगह पर मैंने डेल्टा डी अपॉन डी लिखा, अल्फा की जगह पर डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल लिखेंगे, तो कैपिटल एल को मैंने ऊपर पहुंचा दिया है। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू कैपिटल एल अपॉन डेल्टा एल, इसको क्या बोला है आपने, पॉइजन रेशियो। यहां पर माइनस साइन क्या बता रहा है, लेंथ अगर इसकी बढ़ती है वायर की तो डायमीटर घटेगा, ये बात बोली है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। बट द वॉल्यूम ऑफ द वायर डज नॉट चेंज, so volume of initial volume of the wire pi r square L
फाइनल वॉल्यूम पाई, रेडियस घट गई तो r माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर, लेंथ बढ़ गई तो l प्लस डेल्टा एल। क्लियर? यहां से पाई तो ये रहा, आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, यहां से l कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 1 माइनस डेल्टा आर अपॉन आर की पावर 2, यहां पर l कॉमन लिया है तो 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। इस टर्म को मैंने यहां पर फिर से नोट कर दिया है, जरा गौर से देखो, इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा 1 इक्वल टू ये बचेगा 1 माइनस डेल्टा आर अपॉन आर की पावर 2, तो इस पावर 2 को मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? तो जरा इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, इन दोनों ब्रैकेट को ब्रेक करो, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे किया मैंने पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आया, अब इसका मल्टीप्लाई इस 1 से कर रहा हूं तो ये माइनस 2 डेल्टा आर अपॉन आर आ गया, ठीक है ना। अब 1 का मल्टीप्लाई इससे किया डेल्टा एल अपॉन एल आ गया, अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से किया है तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल सो दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड, ये वैल्यू मैंने नेग्लेक्ट कर दी है, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्लियर है ये बात? इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो इस वाले टर्म को इक्वल से इधर ले लिया और इस वैल्यू को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। आपके पास रिजल्ट बचेगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है ना। तो डेल्टा आर अपॉन आर और इस एल को ले आओ ऊपर, डेल्टा एल को ले जाओ नीचे, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कैपिटल एल अपॉन चेंज इन लेंथ इक्वल टू 1/2.5 और इसको बोलेंगे हम पॉइजन रेशियो। सो दिस इज द क्या बेटा, theoretical maximum possible value of Poisson ratio. Theoretical value of sigma lies between -1 and 0.5 and practical value of sigma lies between 0 and 0.5. हाँ बच्चों यहां से आगे देखें जरा, रिलेशन बिटवीन y के ईटा एंड सिग्मा, आप नोट कर लो, रिलेशन बिटवीन y के ईटा एंड सिग्मा, y यंग मॉडुलस है, के बल्क मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिग्मा पॉइजन रेशियो। ये रिलेशन आप नोट करें और इनके डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं हैं, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y k एंड सिग्मा। सेकेंड इक्वेशन नोट करें आप, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये रिलेशन है y ईटा और सिग्मा में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दो रिलेशन आपको याद करने होंगे, ये वाले दोनों रिलेशन। ये तो रिलेशन है y k और सिग्मा में, ये रिलेशन है y ईटा और सिग्मा में। अब एक काम करो, यहां पर y को एलिमिनेट कर दो तो सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी k और ईटा के टर्म में, ये रिलेशन है, ठीक है। और एक बार सिग्मा को एलिमिनेट कर दो इन दोनों इक्वेशन से, केवल ये दो इक्वेशन याद रखनी है आपको, ये वाली दोनों इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में से मेरे बच्चे एक बार तो y को एलिमिनेट कर दो तो रिलेशन आ जाएगा सिग्मा k और ईटा में, ये वाला, इसमें y एलिमिनेट हो गया। इस इक्वेशन को फाइंड किया है हमने इन दोनों इक्वेशन से। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और ये y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जरा गौर से देखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y दिस इक्वल टू दिस, भाई y ये भी y, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो आप नोट करें इसे, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, मैं ये रिलेशन निकाल रहा हूं। तो देखो जरा इस ब्रैकेट को तोड़ दो, 3k इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, माइनस 6k सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा इंटू सिग्मा। सिग्मा वाले टर्म को इधर ले जाओ और इस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो क्या हो गया देखो, 3k माइनस 2 ईटा इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ,
इसमें से कॉमन ले लो सिग्मा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 6k प्लस 2 ईटा, चेक कर लो। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू रिजल्ट आ गया आपका 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। ये रिलेशन ये वाला है 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। सिग्मा बराबर सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। ये रिलेशन हो गया किसमें, सिग्मा के और ईटा में, इसमें y एलिमिनेट हो गया। ये रिलेशन क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दूं, क्योंकि y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और यहां पर y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर कर दो। तो ये दोनों मैंने इक्वल कर दी, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। सिग्मा वाले टर्म को उधर ले जाओ और इस वाले टर्म को इक्वल से इधर ले आओ, ये कंडीशन आ गई। और इसको इधर ले जा करके सिग्मा इसमें से कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा 6k, इधर आकर के प्लस हो जाएगा ना, तो 6k और प्लस इसमें से सिग्मा कॉमन आ गया तो 2 ईटा। तो सिग्मा का रिलेशन आ गया यहां से सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें से सिग्मा को एलिमिनेट कर रहा हूं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में इस सिग्मा को एलिमिनेट कर रहा हूं। नोट करिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को देखो 1 माइनस 2 सिग्मा इजुकल टू, यहां से 1 माइनस 2 सिग्मा इजुकल टू y अपॉन 3k को नीचे ले आओ यहां पर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन से 1 प्लस सिग्मा इजुकल टू y अपॉन 2 ईटा। क्लियर। इस इक्वेशन को डाल दो इक्वेशन नंबर 4 और इसको डाल दो 5। इक्वेशन नंबर 5 में, इस 5 में बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। इस इक्वेशन में बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 5। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन पर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में 2 प्लस 2 सिग्मा इजुकल टू 2y अपॉन 2 ईटा, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 सिग्मा इजुकल टू y अपॉन ईटा। इसको नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 4 एडिंग इक्वेशन 4th एंड 6th, 4th और 6th को ऐड कर दो, ये सिग्मा एलिमिनेट हो गया। देख लो, अरे भाई इस इक्वेशन को इसमें ऐड करोगे तो -2 सिग्मा, ये +2 सिग्मा, ये तो कैंसिल हो गया। इक्वेशन 4th एंड 6th दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 4th एंड 6th, देन वी गेट 1 + 2 3 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू y अपॉन 3k प्लस y अपॉन ईटा। क्लियर। तो यहां पर देखो जरा गौर से, 3 अपॉन इस y को कॉमन लेके इसके नीचे ले रहा हूं, 3 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 3k प्लस 1 अपॉन ईटा। क्लियर है। ये रिलेशन है y k और ईटा में, और इसको एलसीएम लेके पलट दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके इसको इधर एलसीएम ले लो और उल्टा कर दो, तो ये रिजल्ट ये आएगा y इक्वल टू 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा। क्लियर है ये बात भाई। इधर एलसीएम लो और इधर से पलट दो, 3 को उधर ले जाओ तो रिजल्ट ये आएगा। तो ये तो रिलेशन हो गया y k और सिग्मा में, ये रिलेशन है y ईटा और सिग्मा में, ये रिलेशन है y k और ईटा, और ये रिलेशन है सिग्मा k और ईटा। केवल आपको ये 2 इक्वेशन याद रखनी है। एक बार तो काम कर लो, क्या इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो तो रिलेशन ये आ जाएगा। एक बार y को एलिमिनेट कर लिया, y को एलिमिनेट करने के लिए इसको इसके इक्वल कर लो, सिग्मा की वैल्यू निकल आई। एक बार कर लो क्या बेटा, 1 - 2 सिग्मा y अपॉन 3k, सेकंड इक्वेशन से 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू y अपॉन 2 ईटा, 2 ईटा को नीचे ले लो,
और इस वाली इक्वेशन में बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, रिजल्ट ये आएगा, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों? मैं बात कर रहा हूं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप इसको नोट कर लें, बहुत ज्यादा काम का टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर, नोट करिए आप। इन स्ट्रेचिंग ए वायर वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स और इंटरनल मॉलिक्यूलर रीस्टोरिंग फोर्स। किसी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं उसको, अगर हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे वायर को, तो वायर के मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे मैं ये कहूं आपसे, जैसे ये कोई वायर है, मान जाइए आप, ये इसके मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स के बीच नॉर्मल कंडीशन में इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, नो फोर्स एक्ट बिटवीन, नो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। केवल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा लेकिन कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। अगर हम इस वायर को इस वाले एंड से खींच दें, यहां से फोर्स लगा करके, ये वाला एंड फिक्स, और इस एंड को हमने फोर्स लगाया और इस तरह से खींच दिया, तो जब खींचेंगे हम तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, इस वायर की लंबाई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ गई। मतलब ये जो सेपरेशन है, यहां पर सेपरेशन कम, अब मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन जैसे ही फोर्स लगाकर खींचने से, जैसे ही मॉलिक्यूल के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स लगेगा, किधर की तरफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच। कैसा, क्या होगा, ये इन मॉलिक्यूल्स के बीच ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को बोलते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जैसे ही किसी वायर को खींचते हैं हम तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। जैसे ही हम खींचेंगे तो ये वायर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इस वायर के जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है, इस एक्सटर्नल फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसके अगेंस्ट खींचने में हमें क्या खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी, जिसकी वजह से वायर को खींचने में क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, खींचने में हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी होगी। इसीलिए एक लाइन लिखी है, इन स्ट्रेचिंग ए वायर वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है, इसके अगेंस्ट खींचने में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क, जो हमने एनर्जी खर्च की है इसको खींचने में, इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट खींचने में जो वर्क किया जा रहा है, वही वर्क, वही एनर्जी हमने इस वायर को खींचने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया है, इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट खींचने में वर्क करना पड़ रहा है। इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट खींचने में हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और जो हमारे द्वारा वर्क किया जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया जाएगा, वो इस वायर के अंदर स्टोर्ड होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या उस एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहा जाता है। इन स्ट्रेचिंग ए वायर वर्क इज डन अगेंस्ट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी इन ए वायर। सपोज ए वायर ऑफ लेंथ L, हमने ये मान लिया ये कोई वायर है, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A। सपोज ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A इज स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल लेंथ dl, देन वर्क डन इज गिवन बाय dw इक्वल टू f dl। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
जानते हो तो स्मॉल लेंथ स्ट्रेच करने में, dl लंबाई स्ट्रेच करने में वर्क डन बहुत स्मॉल छोटा वर्क है तो इसको किससे शो करेंगे, dw से। मान लो कोई वायर है जिसकी लेंथ l और क्रॉस सेक्शन एरिया a एंड यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ दिस वायर इज y is stretched by a small length dl by applying external force F, then work done is given by the relation dw equal to fdl। इसको नोट कर लें। then total work in stretching of a wire by small length l। भाई dl लंबाई खींचने में वर्क dw है तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर बाय लेंथ स्मॉल l। टोटल वर्क निकालने के लिए इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको टोटल वर्क निकालने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो dw1 का वर्क w के रिगार्ड में, w के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, w इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन किया है हमने 0 से लेकर के l तक f dl। यहां तक क्लियर है बच्चों। यंग मॉडुलस का एक रिलेशन था मेरे बच्चे एफ एल अपॉन ए इंटू एल। क्लियर है, क्लियर है। तो इस f के लिए रिलेशन जरा देखना, f इक्वल टू वाई ए अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l। तो इस f की जगह पर, इस वाले f की जगह पर मैंने इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से f की वैल्यू ये वाली हटाऊं और ये वैल्यू यहां लगा दूं। मैंने यहां साइड से लिख भी दिया है, यहां पर देख लो जरा चेक करके। y इक्वल टू फल बटे अल, f की वैल्यू f इक्वल टू वाई ए अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l। इस f की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो ये कितना हो गया, f इक्वल टू वाई ए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, वाई ए अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l। और इसको इंटीग्रेट किया किसके रिगार्ड में, स्मॉल l के रिगार्ड में। तो देखो मेरे बच्चे ये तो कांस्टेंट है, वाई ए अपॉन कैपिटल L, इस l का इंटीग्रेशन l के रिगार्ड में क्या हो गया, इसकी पावर 1 है ना तो एक पावर बढ़ाओ l स्क्वायर अपॉन 2। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर। तो वर्क डन कितना आ गया मेरे बच्चे, वर्क डन आ गया आपका w इक्वल टू, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ये रही, और इसकी जगह पर l स्क्वायर अपॉन 2। जरा गौर से देखो f इक्वल टू क्या था, वाई ए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो जरा गौर से देखो वाई ए अपॉन कैपिटल L और इंटू स्मॉल l, और इसमें से अलग ले लो। भाई इस l स्क्वायर को मैं l इंटू एल अपॉन 2 ऐसे लिख सकता हूं। अरे भाई देखो वाई ए अपॉन एल तो ये रहा, वाई ए अपॉन एल ये रहा। इस l स्क्वायर को मैंने लिख दिया है l इंटू एल और अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। ये किसके बराबर है, f के बराबर है, चेक कर लो। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर बाय स्मॉल लेंथ dl is given by the relation dw equal to fdl। then total work done calculating by integration of this equation on both side। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेट करें तो w इक्वल टू क्या हो गया, fdl फ्रॉम 0 टू स्मॉल l। ठीक है ना, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट l। f की जगह पर मैंने वाई ए अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l लिख दिया। ये वाई ए अपॉन कैपिटल L कांस्टेंट है, l का इंटीग्रेशन l के रिगार्ड में l स्क्वायर अपॉन 2। इस l को मैंने लिख दिया है, देखो जरा वाई ए अपॉन कैपिटल L तो ऐसे ही है, इस l को लिख दिया है l इंटू एल अपॉन 2, और इतने की जगह पर यहां से मैंने क्या लिख दिया f। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर बाय लेंथ स्मॉल l, w इक्वल टू हाफ f इंटू एल। हाफ f इंटू स्मॉल l क्या है, यहां पर चेंज इन लेंथ जूल। ठीक है ना। देन वर्क डन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन क्या बेटा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं इसको, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर w इक्वल टू हाफ f इंटू एल। इस फॉर्मूले पर काफी क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये तो टोटल वर्क है बच्चों। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वर्क कितना होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए वर्क टोटल वर्क अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल वर्क कितना है, हाफ f इंटू एल, और वॉल्यूम कितना होगा वायर का, a इंटू एल। ये बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। वॉल्यूम इक्वल टू होता है
एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, हाफ एफ अपॉन ए तो ये है और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये है। मेरे ख्याल से एफ अपॉन ए ये स्ट्रेस हो गया, किसके बराबर है मेरे बच्चे, ये स्ट्रेस। हाफ तो ये तो हाफ मैंने यहां लिख दिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यू इक्वल टू, यू क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, यू इक्वल टू हाफ, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया स्ट्रेस और इसकी जगह पर लिख दिया स्ट्रेन, इसकी यूनिट हो गई जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये रिलेशन देख लो, U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। और एक रिलेशन पढ़ा है बच्चों U इक्वल टू, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं हाफ S इंटू अल्फा। इन दिस रिलेशन S इज स्ट्रेस और अल्फा इज स्ट्रेन। वी नो दैट, हम जानते हैं Y बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जानते हैं, S अपॉन अल्फा। तो इस रिलेशन को जरा गौर से देखो, इस रिलेशन को देखो। इस स्ट्रेस की जगह पर यहां से स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, Y इंटू अल्फा। तो इस इक्वेशन में U इक्वल टू 1/2, इस स्ट्रेस की जगह पर क्या लिख सकता हूं, Y इंटू अल्फा और एक अल्फा ये रहा इंटू अल्फा, तो रिलेशन आ गया 1/2 Y इंटू अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिलेशन और ये रिलेशन सेम है। अगर हम यहां पर स्ट्रेन की जगह पर लिखें तो अल्फा को यहां ले लो, Y को यहां ले लो, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, S अपॉन Y। तो रिलेशन एक और हो जाएगा, U बराबर हाफ, अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, यहां से अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा को यहां ले लो, Y को यहां ले लो, S अपॉन Y। तो अल्फा की जगह पर S अपॉन Y, ऊपर एक S ये रहा और यहां पर S अपॉन Y, तो रिलेशन क्या हो गया, S स्क्वायर अपॉन 2Y। रिलेशन जरा गौर से देखो इन तीनों को, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर 1/2 Y इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या चीज है, स्ट्रेन, और या फिर रिलेशन लिखो U इक्वल टू S स्क्वायर अपॉन 2Y। ये तो रिलेशन है स्ट्रेस और यंग मॉडुलस में, ये रिलेशन है यंग मॉडुलस और स्ट्रेन में, ये रिलेशन है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। ये तीनों रिलेशन बड़े काम के हैं बच्चों, ध्यान रखें आप, ठीक है क्या नहीं। इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें आप तो आपको ध्यान रहेगा।